नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में कोरोना ने कोहराम मचा रखा है। कोरोना ने आज फिर नया रिकॉर्ड बना दिया है। तो वहीं नीतीश कुमार ने बैठक कर लिए कुछ बड़े फैसले। कोरोना वायरस महामारी को लेकर कुछ न्यू गाइडलाइंस निकल के आ रही है। साथ ही बिहार में कई जिलों में सख्त और कड़े लॉकडाउन का ऐलान हो चुका है और मौसम समाचार को लेकर भी कुछ बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। बिहार में आज से 18 साल से ऊपर वाले लोगों को लगेगी कोरोना वैक्सीन। जी हां, बिहार में इस तेजी से बढ़ती कोरोना महामारी के बीच एक राहत की खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि आज यानी 9 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने 3.5 लाख डोज हासिल किया है और सरकार ने युवाओं को वैक्सीनेशन की पूरी तैयारी कर ली है। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि कोरोना संक्रमण का अभी दौर चल रहा है और इससे लोगों के बचाव को लेकर सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 18 से 44 साल के लोगों के टीकाकरण की शुरुआत की जा रही है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया है कि इसके लिए आप पूरी तैयारी रखें और टीकाकरण केंद्र पर टीका लेने वाले लोग संक्रमित ना हो इसका ख्याल रखें और उनका टीकाकरण सुरक्षित माहौल में कराएं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि पहले अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में जो टीकाकरण किया जा रहा था, अब उसकी जगह सभी लोगों का टीकाकरण की व्यवस्था स्कूलों और कॉलेजों में करें। जी हां, बिहार सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। अब स्कूल कॉलेजों में बनेगा टीकाकरण केंद्र और पत्रकारों के लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है। तो अब पहचान पत्र नहीं होने पर भी लगेगा कोरोना का टीका। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की न्यू गाइडलाइन। जी हां, स्वास्थ्य मंत्रालय ने किसी तरह का पहचान पत्र नहीं रखने वाले लोगों के टीकाकरण को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिया है और इसके मुताबिक ऐसे लोगों को कोविन ऐप में पंजीकृत किया जाएगा और उनके टीकाकरण के लिए विशेष सत्र आयोजित किए जाएंगे। इन लोगों की पहचान की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। मंत्रालय की गाइडलाइन के मुताबिक तो किसी भी व्यक्ति को वैक्सीनेशन कराने के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर कार्ड या पेंशन पेपर में से किसी एक पहचान पत्र का होना जरूरी है। लेकिन अगर किसी के पास यह पहचान पत्र नहीं है तो उन्हें वैक्सीनेशन से वंचित नहीं रखा जा सकता है और इसके मद्देनजर मंत्रालय ने ऐसे लोगों का टीकाकरण करने के लिए गाइडलाइन जारी की है और इस श्रेणी में बुजुर्ग, साधु संत, जेल में बंद कैदी, मानसिक अस्पतालों में भर्ती मरीज, वृद्धाश्रम के लोग, भिखारी, पुनर्वास केंद्रों में रह रहे मरीज शामिल होंगे और ऐसे लोगों को ढूंढने का काम जिला की टास्क फोर्स करेगी और उन्हें टीकाकरण किया जाएगा। बिहार में जारी है कोरोना का कहर। एक दिन में मिले 12,948 मामले। पटना में सबसे ज्यादा 2498 हुए संक्रमित। बिहार में तो कोरोना की रफ्तार कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। चारों ओर त्राहिमाम मचा हुआ है। बिहार में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर बड़ी तेजी से फैल रही है। आपको बता दें कि बिहार सरकार की ओर से जारी की गई ताजा आंकड़े के मुताबिक राज्य में पिछले 24 घंटों में कुल 12,948 नए कोरोना मरीजों की पहचान की गई है, जबकि पिछले 24 घंटों में कुल 76 मरीजों की मौत भी हो गई है और बताया जा रहा है कि एक दिन में 1,08,010 लोगों की जांच भी की गई है और नए मामले मिलने के बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 1,12,976 हो गई है। तो वहीं आपको बता दें कि पटना में सबसे ज्यादा 2498 संक्रमित मरीजों के अलावा बेगूसराय में 586, समस्तीपुर में 560, नालंदा में 740 और पश्चिमी चंपारण में 578 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। इसके अलावा अररिया में 179, अरवल में 119, औरंगाबाद में 380, बांका में 151, भागलपुर में 316, भोजपुर में 160, बक्सर में 166, दरभंगा में 150, पूर्वी चंपारण में 343, गया में 419, गोपालगंज में 165, जमुई में 205, कटिहार में 458, खगड़िया में 227, किशनगंज में 138, मधेपुरा में 148, मधुबनी में 402, मुंगेर में 242, मुजफ्फरपुर में 480, नवादा में 150, पूर्णिया में 312, रोहतास में 207, सहरसा में 361, सारण में 364, शेखपुरा में 238, सीतामढ़ी में 104, सीवान में 218, सुपौल में 309 और वैशाली में 481 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है।
पीएमसीएच में शुरू हुआ ऑक्सीजन प्लांट और मरीजों के परिजनों के लिए भोजन की भी हुई निःशुल्क व्यवस्था। जी हां, बड़ी खबर है कि बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में ऑक्सीजन की परेशानी अब खत्म हो जाएगी। शुक्रवार को यहां ऑक्सीजन प्लांट को चालू कर दिया गया है और इसका उद्घाटन करने के बाद अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर आईएस ठाकुर ने बताया है कि यह नवनिर्मित ऑक्सीजन प्लांट से रोज 50 ऑक्सीजन सिलेंडर 20 लीटर वाले भरे जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसकी क्षमता 1000 लीटर ऑक्सीजन उत्पादन की है। हालांकि बैकअप के लिए 16 बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर रखे गए हैं ताकि अगर ऑक्सीजन की कमी होती है तो इसका उपयोग किया जा सकेगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि पीएमसीएच में प्रवेश करते ही टी पॉइंट पर लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट बनाया जा रहा है और इसका सिविल वर्क भी शुरू हो चुका है। इस प्लांट का निर्माण लिंडे कंपनी कर रही है और उम्मीद है कि इस महीने के अंत तक यह प्लांट भी शुरू हो जाएगा। इस लॉकडाउन का असर सबसे ज्यादा गरीबों और मजदूरों पर पड़ रहा है। उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। जी हां, बिहार में लॉकडाउन की वजह से लोगों की रोजी रोटी पर बेहद बुरा असर देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा स्थिति उन लोगों की खराब हो चुकी है जो दैनिक मजदूरी करके अपना जीवन यापन किया करते हैं। इधर पटना के पहाड़ी स्थित ट्रांसपोर्ट नगर में मजदूरों ने अपनी व्यथा सुनाई है। ट्रांसपोर्ट नगर में आम दिनों में तकरीबन 2,500 से 3,000 मजदूरों का जीवन यापन ट्रकों की लोडिंग अनलोडिंग पर निर्भर है। लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से ट्रकों की कम आवाजाही से अभी लोडिंग अनलोडिंग में 75% तक की कमी आ गई है और मजदूरों का कहना है कि इससे अच्छा होता कि कोरोना उन्हें पकड़ लेता और उनकी जान चली जाती, क्योंकि घर परिवार का खर्चा चलाना, बच्चों का पेट पालना उनके लिए बेहद मुश्किल हो रहा है। और मजदूरों से रोजी रोटी के बारे में पूछने से जो जवाब मिलता है उसने बिहार सरकार के दावे की पोल खोल दी है। लोगों ने कहा है कि राज्य सरकार भले ही कह रही है कि जिन लोगों के पास भी रोजगार की दिक्कत है उन्हें सरकार रोजगार दे रही है, लेकिन यह सही नहीं है। ऐसा होता तो इस महामारी के समय में वह क्यों अपने गांव से बाहर काम करने के लिए जाते, मजदूरी करने के लिए जाते। उन्होंने बताया कि ना ही उनकी मुखिया ने सुनी है, ना ही विधायक ने सुनी है। लिहाजा बच्चों का पेट पालने के लिए और घर का खर्च चलाने के लिए उनको खतरों को जानते हुए भी बाहर मजदूरी करने के लिए जाना पड़ता है। तो आप दर्शकों से सवाल है कि क्या ऐसी स्थिति में बिहार में लॉकडाउन लगा देना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर ही बताइएगा। बिहार सरकार ने तय किया सीटी स्कैन का रेट, अधिक शुल्क लेने पर होगी कार्यवाही। बिहार में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच अब स्वास्थ्य विभाग ने सीटी स्कैन कराने का अधिकतम शुल्क निर्धारित कर दिया है। सिंगल स्लाइस मशीन से सीटी स्कैन कराने का शुल्क 2500 रुपए और डबल स्लाइस मशीन से सीटी स्कैन कराने का 3000 रुपए शुल्क निर्धारित किया गया है। और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार इस राशि में जीएसटी, पीपीई किट और सैनिटाइजेशन का शुल्क भी शामिल किया गया है। अब निजी जांच केंद्रों द्वारा इससे अधिक शुल्क लिए जाने पर बिहार आपदा महामारी कोविड-19 नियमावली 2021 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी। सरकारी स्कूल के बच्चों की 10 मई से दूरदर्शन पर लगेगी पाठशाला, एनिमेशन के जरिए भी होगी पढ़ाई। कोरोना की भयावह स्थिति को देखते हुए बिहार में सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों को बंद रखा गया है और बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो, इस मकसद से शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूल के बच्चों को दूरदर्शन के माध्यम से पढ़ाने का फैसला लिया है। और शिक्षा विभाग के बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से इस पाठशाला का संचालन किया जाएगा, जिसका प्रसारण दूरदर्शन के डीडी बिहार चैनल पर सोमवार 10 मई से सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच किया जाएगा। तो वहीं कक्षा 9 से 10 के लिए सुबह 10 बजे से 1 घंटे की कक्षा लगेगी, जिसके बाद 11 से 12 बजे के बीच 11वीं और 12वीं कक्षा की पढ़ाई से जुड़े कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। और इस कार्यक्रम को मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय नाम दिया गया है। भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी की चुनौती पर पप्पू यादव ने खड़े कर दिए 40 ड्राइवर और कहा कि जहां जरूरत हो ले जाइए। जी हां, पूर्व मंत्री राजीव प्रताप रूढ़ी के प्रशिक्षण केंद्र पर खड़ी एम्बुलेंस मामले में उनसे मिली चुनौती का करारा जवाब देते हुए जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने आज 40 लाइसेंसधारी ड्राइवर खड़े कर दिए हैं और कहा है कि बिहार सरकार जहां भी एम्बुलेंस को ड्राइवर की जरूरत हो वे ले जाएं। और इसके लिए उन्होंने जाप के राष्ट्रीय महासचिव प्रेमचंद्र सिंह का नंबर भी जारी कर दिया है और कहा है कि सरकार इन ड्राइवर को सरकारी नौकरी भी दे। और साथ ही पप्पू यादव ने
महामारी एक्ट के तहत भाजपा नेता राजीव प्रताप रूढ़ी पर मुकदमा दर्ज करने की भी मांग की है। उन्होंने मुख्यमंत्री से कौशल विकास के नाम पर हुए घोटाले की जांच की भी मांग की है और इसके साथ ही उन्होंने राजीव प्रताप रूढ़ी और उनके समर्थकों पर अप्रत्यक्ष रूप से धमकी देने का भी आरोप लगाया है और कहा है कि अगर जरूरत होगी तो हम ऑडियो भी पब्लिक करेंगे। तो अब एम्बुलेंस विवाद में पप्पू यादव पर अमनौर में हुआ एफआईआर दर्ज, लगा लॉकडाउन नियम के उल्लंघन का आरोप। सारण के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी के संसदीय मद से खरीदे गए एम्बुलेंस को छिपाकर रखने के मामले में मचे बवाल के बाद अमनौर थाने में पप्पू यादव व उनके गार्ड पर एफआईआर दर्ज की गई है। सारण प्रशासन ने उनके खिलाफ मारपीट करने और लॉकडाउन का उल्लंघन करने के मामले में 2 एफआईआर दर्ज की है। आपको बता दें कि अमनौर के जय प्रभा सामुदायिक केंद्र के केयर टेकर और गार्ड ने पप्पू यादव और उनके अंगरक्षक पर मारपीट व कंधे पर लाठी से वार करने और तोड़फोड़ और हंगामा करने का आरोप लगाया है। केयर टेकर राजन का कहना है कि पप्पू यादव के कान में किसी ने कुछ कहा और उसके बाद वे गुस्से में आकर गाली गलौज करने लगे और सीएम के आदमी होने का हवाला देने लगे। इधर आपको बता दें कि जिला प्रशासन के आदेश पर अमनौर प्रशासन के अधिकारी ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने के आरोप में भी थाने में एक एफआईआर दर्ज की है। पप्पू यादव ने जारी किया एक वीडियो और दावा किया कि बिहार में मरीजों की बजाय बालू ढोने के काम आ रही है बीजेपी सांसद की एम्बुलेंस। जी हां, बिहार की जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव ने अब एम्बुलेंस कांड का भंडाफोड़ कर दिया है। इसका वीडियो पप्पू यादव ने ट्वीट किया है और वीडियो में दिख रहा है कि एक एम्बुलेंस पर बालू से भरी बोरियां लादी जा रही है और एम्बुलेंस पर सारण से बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी का नाम लिखा हुआ है। पप्पू यादव ने वीडियो ट्वीट करके कहा है कि एम्बुलेंस का राजीव प्रताप रूढ़ी जी बालू ढोने में बहुत बेहतरीन उपयोग कर रहे थे। इसके लिए उनके पास ड्राइवर भी उपलब्ध था, लेकिन बीमारियों की मदद के लिए एम्बुलेंस चलाने के लिए ड्राइवर नहीं था। आपको बता दें कि इससे पहले रूढ़ी ने अपने कैंपस में खड़ी एम्बुलेंस के लिए ड्राइवर नहीं होने की बात कही थी। बिहार सरकार ने अल्पसंख्यक मदरसों और संस्कृत स्कूल के शिक्षकों का वेतन किया जारी। जी हां, बिहार के गैर सरकारी मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूलों व मदरसों के शिक्षक व शिक्षेतर कर्मियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। ईद के पहले उनके वेतन के लिए शिक्षा विभाग ने राशि का इंतजाम कर दिया है और शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी की घोषणा के अगले ही दिन शिक्षा विभाग के अल्पसंख्यक स्कूलों, मदरसों व संस्कृत स्कूल के शिक्षकों व कर्मियों के वेतन का भुगतान के लिए राशि का स्वीकृत्यादेश निर्गत कर दिया गया है और स्वीकृत राशि का जिलावार आवंटन विशेष सचिव शिक्षा विभाग द्वारा निर्गत किया जाएगा और राशि का भुगतान विधिवत रूप से स्वीकृत पद के विरुद्ध नियुक्त शिक्षक कर्मी को ही किया जाएगा। बिहार में टल गया बड़ा हादसा। दिल्ली जा रही संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस दानापुर स्टेशन के पास ट्रैक्टर से टकराई। बिहार की राजधानी पटना में शनिवार की रात को एक बड़ा हादसा होने से बच गया। दानापुर रेलवे स्टेशन के आउटर सिग्नल के पास संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई और ट्रॉली को टक्कर मारते ही ट्रेन करीब 300 मीटर दूर घसीट के ले गई। इस दौरान ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोक दिया और हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। वहीं ट्रेन का इंजन डैमेज हो गया है, जिसके कारण ट्रेन को वापस प्लेटफॉर्म पर लाया गया है। तो वहीं यात्रियों के मुताबिक ट्रेन चालक की सूझबूझ से यह बड़ा हादसा टल गया है और ट्रैक्टर चालक मौके से ही फरार हो गया है और जिसके बाद चालक पर मामला दर्ज करके ट्रैक्टर को जब्त कर लिया गया है। पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने राहुल गांधी और लालू यादव पर बोला हमला। कहा कि महामारी के समय ओछी राजनीति करना ज्यादा खतरनाक है। कोरोना की दूसरी लहर से पूरे देश में कोहराम मचा हुआ है और इस आपदा की घड़ी में भी राजनीति भी तेज हो गई है। इस महामारी के दौर में राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा आरोप प्रत्यारोप भी जारी है। कभी सत्ता पक्ष विपक्ष पर हमलावर है तो कभी विपक्षी दल सत्ता पक्ष पर हमला बोल रहे हैं और इसी क्रम में सुशील मोदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर हमला बोला है। सुशील मोदी ने ट्वीट करके लिखा है कि राहुल गांधी और लालू प्रसाद
यादव कोरोना योद्धाओं का मनोबल गिरा रहे हैं। सुशील मोदी ने कहा कि लालू की बयानबाजी ओछी राजनीति है और संकट के समय में राहुल और लालू यादव की बयानबाजी दवा और ऑक्सीजन की कालाबाजारी से भी अधिक खतरनाक है। कोरोना के संक्रमण से निपटने के लिए सरकार ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और बिहटा में सेना ने विशेष कोविड अस्पताल भी शुरू कर दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ ऐसे विपदा की घड़ी में राहुल और लालू प्रसाद यादव नकारात्मक बयान देकर कोरोना योद्धाओं का मनोबल गिरा रहे हैं। अब कोरोना से संक्रमित 80,000 से अधिक रेल कर्मियों को 30 दिनों का मिलेगा स्पेशल लीव, रेलवे बोर्ड से मिली मंजूरी। जी हां, रेलवे कर्मचारी यूनियनों की पिछले 1 वर्ष से चली आ रही मांग को रेलवे ने अब पूरी कर दी है। पूर्व मध्य रेल कर्मचारी यूनियन समेत अन्य रेल यूनियन की ओर से पिछले साल कोरोना की पहली लहर में ही कोरोना से पीड़ित रेल कर्मियों के लिए स्पेशल छुट्टी की मांग की गई थी, जिसे रेलवे बोर्ड ने मंजूरी दे दी है और इस संबंध में पूर्व मध्य रेल के मुख्यालय से भी पत्र जारी कर दिया गया है। और रेल मुख्यालय द्वारा जारी पत्र के अनुसार पूर्व मध्य रेल के सभी 5 रेल मंडल में कोरोना से संक्रमित रेल कर्मचारियों को 30 दिनों का स्पेशल लीव मिलेगा, जो पहले मिलने वाली छुट्टियों से अतिरिक्त होगा और यह स्पेशल लीव 1 अप्रैल 2021 से मान्य होगा। लालू की वर्चुअल मीटिंग पर शहाबुद्दीन का साया, आरजेडी विधायक ने खोला मोर्चा। जी हां, लगभग 3.5 साल के बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव सक्रिय राजनीति में वापसी कर रहे हैं और इसको लेकर लालू प्रसाद यादव आज वर्चुअल मीटिंग करने वाले हैं। लेकिन उनकी इस मीटिंग पर दिवंगत सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन का साया पड़ता दिख रहा है। शहाबुद्दीन के समर्थकों में लगातार लालू प्रसाद यादव और आरजेडी नेतृत्व को लेकर नाराजगी है और अब ऐसे में अब लालू यादव की वर्चुअल मीटिंग से शहाबुद्दीन के समर्थक माने जाने वाले विधायक ने दूरी बनाने का भी फैसला कर लिया है। जी हां, रघुनाथपुर से आरजेडी के विधायक और शहाबुद्दीन के खास माने जाने वाले हरिवंश यादव ने एक बार फिर से कहा है कि उनकी वफादारी शहाबुद्दीन साहब के परिवार के साथ है, न कि लालू परिवार के साथ। उन्होंने कहा कि लालू यादव या तेजस्वी यादव के कहने पर उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था, शहाबुद्दीन के कहने पर उन्होंने आरजेडी के टिकट से चुनाव लड़ा था और जीता भी था। उनका लालू यादव और उनके परिवार से कोई लगाव नहीं है। उनकी सारी वफादारी शहाबुद्दीन और उनके परिवार के साथ है। दरअसल आपको बता दें कि बीते दिनों पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के कोरोना के कारण हुए निधन के बाद उनके समर्थकों में लालू यादव और उनके परिवार के खिलाफ नाराजगी देखने को मिल रही है। शहाबुद्दीन के समर्थक ये मानते हैं कि लालू यादव या उनके परिवार ने उनके नेता को बचाने की कोई पहल नहीं की। जब उन्हें दफनाने की भी बात हुई तो लालू यादव से कोई भी मदद नहीं मिली और इस बात पर आरजेडी के विधायकों में भी नाराजगी देखने को मिल रही है।